अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूं आज का शो स्पॉटलाइट लेकर। आज का शो हमने तरतीब दिया है पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। ईद से पहले जब हमने आखिरी शो किए थे तो उस वक्त जो था पूरा मुल्क इस उम्मीद व यास की कैफियत में था कि क्या IMF के साथ डील होगी या नहीं होगी। आखिरी दिनों में तो सूरत हाल ये थी कि एक जिस तरह काउंट डाउन हो रहा था इस तरह से हो रहा था कि 29 जून में अब चंद घंटे रह गए हैं और अब देखते हैं किस हवाले से कोई ख़बर आती या नहीं आती। वज़ारत ख़ज़ाना के जो लोग थे वो तो कहते थे कि हमने अपनी किताबें बंद कर दी हैं, अब कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन कोई अगर पुर उम्मीद था तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ थे, जो कि आखिरी दम तक इंतहाई हेक्टिक एक्टिविटी में थे, राब्तों में थे, और उनकी तरफ से बार बार ये इंडिकेट किया जा रहा था कि नहीं, IMF के साथ जो डील है वो किसी किनारे लग जाएगी और पाकिस्तान को अच्छी खबर मिलेगी। बहरहाल वो अच्छी खबर जो थी वो मिली ईद से अगले रोज़, और IMF की तरफ से बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया कि पाकिस्तान के साथ स्टार लेवल का एग्रीमेंट जो है वो होने जा रहा है। और उसके बाद फिर आपने देखा होगा सब ने कि बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, और उनके साथ वज़ीर ख़ज़ाना साहब थे और दीगर मुतल्लिका हुकाम थे जिन्होंने बड़ी तफसील से वजाहत कर दी सारे मामलात की। अब आज जब हम बात कर रहे हैं तो ये भी ऐलान हो गया कि 12 जुलाई को वो स्टाफ लेवल का जो मादा है उसके लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग होगी, और जो बाकी मानदा थोड़ी बहुत जो अड़चने हैं, जो बाकी मानदा प्रोसीजरल चीज़ें हैं, वो भी पूरी हो जाएंगी। इस डील के बाद जो है अब पाकिस्तान की इकॉनमी किस जगह पे खड़ी है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो दिन में 3-4 अच्छी खबरें आईं। स्टॉक एक्सचेंज 2000 पॉइंट से भी ऊपर चली गई। एक मौके पर तो स्टॉक एक्सचेंज का जो कारोबार होता है उसको 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा, लेकिन जब वो रोकने के बाद एक मरतबा फिर कारोबार का आगाज़ हुआ तो वही जो पॉजिटिव एक रुझान था वो रहा। इसके अलावा डॉलर के बारे में सारे दिन खबरें आती रहीं। सरकारी तौर पर तो ये कहा जा रहा है कि 5 रुपये उसके एक्सचेंज रेट पे फ़र्क आया है, लेकिन जो ओपन मार्केट है, अगरचे आज मार्केट ओपन नहीं हुई, लेकिन जो फील्ड से खबरें हैं वो बहुत ज़्यादा की बताई जा रही हैं। इसी तरह एक जो पाकिस्तान का जो अदारा शुमारियात है उसने कहा कि जून के महीने में उससे पिछले महीने की बनिस्बत 9% जो है वो महंगाई में कमी आई है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। इन चीज़ों पर बात करने के लिए IMF के साथ बातचीत हो गई, डील हो गई। अब आगे क्या होगा। हुकूमत जो कि मुख्तसर अरसे की मेहमान है, अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने को है, उसके सामने क्या चैलेंज हैं और आने वाली हुकूमत के लिए क्या चैलेंजेस होंगे। डॉलर और दीगर जो करेंसीज़ हैं वो कहाँ जाएंगी, इसका जो है वो मुस्बत असर होगा, मनफी असर होगा, आर्जी होगा या ये मुस्तकिल होगा और इसको सस्टेन किया जाएगा। ये सारी बातें ऐसी हैं जो मेरे जैसे आम आदमी के जहन में पैदा होती हैं। हमारे नाज़रीन जो हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं। इन इश्यूज़ पर बात करने के लिए डिस्टिंग्विश पैनल, बड़े सीनियर लोग, सीजन लोग मेरे साथ मौजूद हैं। राना एहसान अफजल साहब हैं, वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इंडस्ट्री और कामर्स हैं। राना साहब आपको वेलकम कहता हूँ। डॉक्टर खाकान नजीब माहिर मैशियात हैं, वज़ारत ख़ज़ाना में बतौर मशीर काम कर चुके हैं। अक्सर TV चैनल्स में आप देखते हैं और आजकल तो हर घंटे बाद किसी नए TV चैनल्स की स्क्रीन पर आपको नज़र आते हैं और एनालाइज़ करते हैं सूरत हाल को। मलिक बोस्तान साहब एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, बड़े वोकल हैं, बड़े ब्लंट हैं और बड़ी खुली बात करते हैं, और एनालिसिस उनका जो है हमेशा बड़ा बोल्ड होता है अपने फील्ड के हवाले से। ज़रा राना साहब, आप चूँकि हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं, सीधा सीधा आपके पास आऊँगा। आप ये बताइएगा कि जो भी डील हुई है, बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है, बड़ा मिरेकल कहा जा रहा है, ये अपनी जगह पर दुरुस्त होगा और ये बड़ी एक जैसे कहते हैं कि इकनॉमिक सफारतकारी की एक बड़ी क्लासिकल मिसाल है। लेकिन ये सारा कुछ जो 4 दिन पहले हुआ है, अगर चंद माह पहले हो जाता, अगर यही शर्तें माननी थी, यही सूरत हाल करनी थी, तो फिर क्या ज़्यादा बेहतर ना हो सकता। बल्कि ज़्यादा बेहतर तौर मैं यूँ कहूँगा कि क्या जो कुछ मिफ्ता इस्माइल साहब करने जा रहे थे वही आखिरी दिनों में डार साहब ने किया, ये पहले हो जाता तो ज़्यादा अच्छा ना होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डेफिनेटली अगर ये डील पहले हो जाती तो उसका ज़रूर पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की गई। हमारे मुल्क में सैलाब आ गए जिससे 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। वहाँ कोशिश की गई कि वेवर लिए जाएं, वो ना मिल सके। लेकिन उसके बाद तो फरवरी में ऐसा लग रहा था कि हमारी जो 9th रिव्यू है उसके लिए मामलात फाइनल हैं, लेकिन फिर वो जो शराइत थी वो जहां हम करीब पहुंचते थे तो चीज़ें
तब्दील हो जाती थी और नई चीजें आ जाती थी। लेकिन मैं समझता हूँ ये सब कुछ अब अगर ये ना होती, आज ये जो SPA हो गया है, स्टैंड बाय अरेंजमेंट, अगर ये ना होता तो तब भी एक बैकअप प्लान मौजूद था, लेकिन वो उसके अंदर हम देखते कि रुपया आपका और डीवैल्यू होता और उसके नतीजे में महंगाई का एक नया तूफान जो है वो इस मुल्क के अंदर आता और आपके जिस लेवल पे रिजर्व्स थे, एक डिफॉल्ट की खतरे की घंटी डेफिनेटली रहती। तो ये जब डील हो गई है SPA की, आप कह रहे हैं लेट हुई, हम समझते हैं, हम कोशिश करते रहे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब के एफर्ट से और फाइनेंस मिनिस्टर के एफर्ट से, फाइनली फाइनेंस डिवीजन के एफर्ट से ये डील मुकम्मल हो गई। ये बड़ी खुश आइन बात है और वो उसका जो इंडिया है, आपने आज की जो मार्केट की उसका कह लें जो रिस्पॉन्स था, उससे हमें नजर आ रहा है कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट ने रिएक्ट किया, किस तरीके से ओपन मार्केट का जो रेट है डॉलर का वो आज इंटरबैंक से नीचे चला गया और जो महंगाई की जो शरह में कमी आई, ये भी एक बड़ी खुशाइन बात है। तो मैं समझता हूँ आगे का जिसके अंदर आप एक हुकूमत इख्तिताम पजीर है, फिर एक केयर टेकर के निज़ाम ने आना है, फिर नई हुकूमत ने आना है, तो वो जो एक पीरियड था जो जिसमें बड़ी अनसर्टेनिटी थी, वो पीरियड जो है वो पुर हो गया। और इसके साथ साथ एक और चीज देखिए, मैं समझता हूं ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि एक हुकूमत जो इख्तिताम पजीर है, जो अब चंद हफ्तों की मेहमान है, वो IMF का मुआहदा स्ट्रेंथन कर गई, उसको बहाल कर गई, जिसके लिए जो मुश्किल फैसले लेने पड़े वो मुश्किल फैसले लिए गए, यानी कि रियासत के मुफाद में फैसले लिए गए। ऐसा पहले नहीं हुआ। पहले हमेशा जाने वाली हुकूमत अखराजात बढ़ा के चले जाती थी, मुआहदे से इनहराफ करके चले जाती थी, जिसकी हालिया मिसाल आपको वो नजर आती है जब हमने हुकूमत ली कि आपने बिल्कुल ही डीरेल कर दिया। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी का जो आने वाली हुकूमत है, उसका नतीजा भी तो भुगतना पड़ा ना। अगर उन्होंने डीरेल किया तो आज हर जगह पे क्रिटिसाइज भी हो रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, खाकान साहब ये बताइएगा कि आज मैं थोड़ी देर पहले एक शो को देख रहा था, तो सीनियर हमारे इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर शफाक हसन साहब, तो उनसे किसी ने पूछा कि IMF से ये जो डील हुई है उससे रिलीफ का मिलेगी। बड़े गुस्से में आए। उन्होंने कहा कि डील IMF से कभी रिलीफ नहीं मिलती, ये कभी आवाम के फ़ायदे के लिए नहीं होती, आवाम के ऊपर बोझ पड़ता है। तो एक तो ये बताइएगा कि आप इस बात से किस हद तक एग्री करते हैं कि ये रिलीफ कहाँ होती है? तो ये कर्ज़ होता है और कर्ज़ हमने वापस करना होता है। तो ये फिनोमेना जो है कि जो रिलीफ मिल रही है और इससे बड़ी खुशी के जो है वो ढोल बजाए जा रहे हैं, इससे आप किस हद तक एग्री करते हैं? तारिक साहब, पाकिस्तान जो है वो 23वें IMF के प्रोग्राम में जा रहा है। ये कोई अच्छी चीज नहीं है। पाकिस्तान ने 21 प्रोग्राम जो हैं वो इसके भी कंप्लीट नहीं किए IMF के। तो पहले तो जो पाकिस्तान के सब लोग हैं ना, वो ये समझें कि ये मिसनोमर है कि पाकिस्तान ने समहाउ कोई 22 प्रोग्राम किए हैं। कतई तौर पे नहीं। पाकिस्तान ने जिंदगी में एक प्रोग्राम कंप्लीट किया है, वो 13-16 का प्रोग्राम था। इन्हीं की हुकूमत थी, जो कि मैं एडवाइजर था, तो आई नो एग्जैक्टली कि हम उसको कैसे चलाते थे। अगर रिफॉर्म्स IMF के अच्छे भी हैं तो आपने तो वो कभी वो भी नहीं किए। पहली तो ये बात याद रखें। नंबर 2, जहां पे खड़े थे, मेरे 12, 14, 18 महीने के कोई इंटरव्यू निकाल लें, मैंने हमेशा कहा है आप जो मर्जी कर लें, इंटरनेशनल आर्किटेक्चर जब भी कोई मुल्क बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में आता है, आज $4 अरब के ज़खायर हैं, अगर चाइना ने रीप्रोफाइलिंग और रीफाइनेंसिंग, ये 2 काम किए आपके साथ, इंटर गवर्नमेंटल फंड्स और कमर्शियल फंड्स ना किए होते तो आप अनटेनेबल, अनकंफर्टेबल पोजीशन में होते। लेट से कि ये डिफॉल्ट का रिस्क ना गिरता, रुपया इसी तरह आगे चलता रहता जैसे चल रहा था, और खुदा न खास्ता IMF इज द इंश्योरेंस टुडे यू गॉट फॉर नॉट डिफॉल्टिंग इन द नेक्स्ट 9 मंथ्स। अगर आप इसका काउंटर सोचिए कि खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाते, तो अभी मेरी बेगम श्रीलंका को एडवाइस कर रही है, तो उनकी हालत यह है, उनकी बड़े सीनियर लोगों ने उनको कहा, मैं नाम नहीं ले सकता, मैं ले भी दूंगा किस दिन, कि मेक श्योर कि यू डोंट डिफॉल्ट। दूध के लिए लाइनें लग जाती, पेट्रोल की कीमत तो क्या मतलब दस्तयाबी ना होती, उन्होंने उसको राशन करना है। बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिए कि ये अच्छी चीज तो नहीं है, बट आपको इस वक्त रिलीफ क्या है? वो ये है कि पेट्रोल मिलता रहेगा,
एक जो इस वक्त कीमत है इसके इर्द गिर्द मिलता रहेगा। बिजली के निर्खों में तब्दीली करनी पड़ेगी पर बिजली आती रहेगी, गैस के निर्खों में तब्दीली करनी पड़ेगी पर गैस आती रहेगी। आप समझते हैं कि हमें चले महंगा सही अर्जा सही, लेकिन कम से कम हमें जो ज़रूरत ज़िंदगी है वो इस डिफ़ॉल्ट से बचने की वजह से मिलती रहेंगी। चूँकि वक्त थोड़ा कम है, ब्रेक से पहले मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा पहले राउंड में मलिक बोस्तान साहब को भी इन्वॉल्व कर लें। मलिक साहब, आप ये बताइएगा कि मुतज़ाद खबरें हैं, हुकूमत कहती है जी कि 5 रुपये जो है वो कीमत कमी हुई। आप, मैं सारे दिन देखता रहा, फॉलो करता रहा आपको, आप कह रहे हैं जी कि बल्कि आपके और माहिरीन जो है कहते हैं कि ओपन मार्केट में 270 तक जो है वो डॉलर मिल रहा है, और दावा आपका ये है कि आने वाले दिनों में कल जब मार्केट खुलेगी तो बहुत नीचे तक आ जाएगा। तो ज़रा वजाहत कीजिएगा, आज जब कारोबार बंद हो गया है इस वक्त क्या पोजीशन, एग्जैक्ट क्या पोजीशन है इस वक्त डॉलर की? देखो, आज ज़्यादातर बैंक बंद होने की वजह से ज़्यादातर कंपनियां बंद थी कि उनके पास पहले ही कैश खत्म हो चुका था ईद की छुट्टियों के दौरान, और जिनके पास कैश था जो ही काउंटर खोले गए 2 घंटे में 90% कंपनियां बंद हो गई, उनकी कैश खत्म हो गई। डॉलर बेचने वाले, रियाल बेचने वाले ज्यादा आ रहे थे, खरीदने कोई भी नहीं आ रहा था, और डॉलर का रेट जो कि 290 से कम हो गया 280 और 285 पे 2 घंटे में आ गया। उसके बाद जो कंपनियां बंद हो गई, इक्का जो रह गई जिनके पास पैसे थे, क्योंकि उनके पास पैसे थे और उनके पास खरीदने वाला कोई नहीं था, बैंक भी बंद थे, तो वो 270 तक भी ट्रेडिंग हुई है। तो ये ओपनिंग जो हुई थी 290 से कम होते थे 270 तक रही है। अब कल इंटर बैंक क्या होता है, इंटर बैंक और कल भी कम होता है, क्योंकि आज स्टॉक ने एक नया हाई बनाया, रिकॉर्ड कायम किया है, तकरीबन 2500 पॉइंट बढ़ा, कभी इतना बड़ा नहीं एक दिन में, और इसी तरह 1 घंटा आपको ट्रेडिंग बंद करनी पड़ी होती है। 114 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है, और ज्यादातर इसमें क्योंकि बैंक बंद थे और बैंकों का जो वॉल्यूम है कल पता चलेगा बैंकों में फॉरेन एक्सचेंज कितना है और पाकिस्तानी रुपया कितना आया है। तो कल इंटर बैंक में स्पॉट पर सीट भी बढ़ी। आज हमारे पास वर्कर रेमिटेंस कोई 30 से 40% ज्यादा थी, लोग बेचने अपने पैसे लेने आ रहे थे। इस तरह हमारे पास मलिक साहब, लोग ये कहते हैं, जो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ऐसे डॉलर की जो सस्ता होने का या एक्सचेंज रेट कम होने का फ़ायदा क्या, जब वो अवेलेबल ही नहीं है, पाउंड भी अवेलेबल नहीं है, डॉलर अवेलेबल नहीं है, रियाल शायद अवेलेबल हो, तो उस चीज़ के निर्ख कम होने का क्या फ़ायदा अगर वो मौजूद नहीं है? तो ये मसनूई भी हो सकता है। ये बस तनकीद है, हम लोग तनकीद करके खुश होते हैं, हकीकत का इसका दूर का भी कोई वास्ता नहीं होता। जब कोई खरीदने नहीं आ रहा तो उनको कैसे पता चला मिल नहीं रहा, मिल रहा था। आज तो पैसे नहीं थे जब लोगों के पास, उनको कितना रेट गिराने की जरूरत क्या थी। वो ओपन मार्केट है, फ्री मार्केट है, कंपटीशन चल रहा होता है, हर आदमी अजारदारी कैब नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ ये उनका बस हम मसला ये है कि हम लोग किसी हाल में खुश नहीं है। रुपया जब गिरते हैं तो हम तनकीद करते हैं, जब बढ़ते हैं फिर भी तनकीद करते हैं, ये आर्टिफिशियली है, ये हकीकी नहीं है। हम जाएं तो जाएं कहाँ? सागडार साहब से कुछ अर्सा पहले आप मीडिया पे बड़ी वायरल हुई कि उनको कोई साफी फरमा रहे थे कि IMF से डील क्यों नहीं हो रही। अब डील हो गई तो उसमें भी तनकीद हो रही है, गलत हो गई है। भाई शुक्र करो हो गई है, डिफॉल्ट से बच गए, पाकिस्तान क्राइसिस से निकल आएगा। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की उम्मीद थी, 3 अरब की हुकूमत ने करके, मैं समझो शहबाज शरीफ साहब सागडार यकीनन मुबारकबाद के मसले हैं, और उन्होंने वो काम कर दिखाया जो कि इम्पॉसिबल था। और 1 अरब डॉलर जो कि हमारे रहते थे इस्लामी तरक्याती बैंक ने दे के पाकिस्तान को IMF को मुतालबा जब पूरा किया था, वज़ीर-ए-आज़म को उनको कहना पड़ा कि आप हमें IMF वाले को कहा, DG को और उसको चीफ को हमें बताया हमने कौन सी शर्त पूरी नहीं की है, मजबूर उन्होंने। आप ये समझते हैं कि इसका इस वक्त मार्केट की पोजीशन है वो कल यानी मंगल को जब मार्केट खुलेगी, बैंक खुलेंगे, तो फिर पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पर जाके डॉलर रुकता है। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हमारा जो अगला सेगमेंट होगा उसमें आने वाले दिनों की बात करेंगे कि अब चैलेंजेस क्या हैं। ये जो IMF के साथ डील हो गई है, ये कब तक जो है अगले साल तकरीबन मार्च तक जो है इसने चलना है, और उसके बाद फिर सिनेरियो क्या होगा। इसी तरह जो करेंसी की जो मार्केट है उसके हवाले से देखना है कि पहले भी कई दफ़ा फ्लक्चुएशन आती है, लेकिन फिर वो डॉलर वहीं का वहीं पहुँच जाता है जहाँ हाईएस्ट लेवल पे गया था। तो ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल कैसे होंगी, इनका तसलसल कैसे होगा, ये तो पूछेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राना साहब, आप ये बताइएगा, आपकी तरफ आता हूँ कि सारी बड़ी अच्छी बातें हैं, बड़ी हेक्टिक एफर्ट हुई, बड़ी कोशिश हुई, बड़ी सफारतकारी हुई, लेकिन एंड ऑफ द डे जो आम आदमी है उसके लिए बुरी खबरें हैं, अच्छी खबर नहीं है। बिजली कह रहे हैं 3 से 4 रुपए मज़ीद पर यूनिट महंगी हो जाएगी। पेट्रोल के बारे में, डीज़ल तो महंगा हो गया, जब लेवी जब बढ़ेगी तो उसकी कीमत में भी इजाफा होगा। कुदरती गैस जो है अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल है तो बहुत महंगी है। तो आवाम के लिए अब इसमें कहाँ से कोई अच्छी खबर आएगी? चीज़ें तो उनके लिए महंगी होगी। अब खाकान साहब कहते हैं कि चलो मिल तो रही है, लेकिन ज़ाहिर है जिसकी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है
उसके लिए तो बहुत बुरी खबर है कि चीज़ अवेलेबल भी है लेकिन मेरे पास ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है। तो इसका क्या करेंगे आप? देखें, अवाम के लिए ये बहुत खुशाइन बात है कि मार्केट के अंदर जो एंग्जाइटी थी, जो एक खौफ था, डर था मुल्क का डिफॉल्ट होने का, वो ख़त्म हो गया। उसके नतीजे में जो स्टॉक मार्केट में हुआ वो मार्केट कॉन्फिडेंस का इंदिया दे रहा है। इसी तरह जो इन्वेस्टर जो पाकिस्तान में आने से घबरा रहे थे कि इस मुल्क का पता नहीं क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस भी जो है वो बढ़ेगा। तो मुल्क के अंदर जो एक स्पेक्यूलेशन थी कि नेगेटिव स्पेक्यूलेशन थी, वो अगर पॉजिटिव हो जाए तो उससे मुल्क की मईशत को पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। देखिए, दूसरा, अगर ये ना होता और आपके रिजर्व्स और गिरते और रुपया आपका और डीवैल्यू होता तो वो महंगाई का एक तूफान आना था जो डीवैल्यूएशन बेस था, जिसको हमने देखा माजी में। तो वो अगर थम जाए, रुक जाए, तो ये एक अच्छी चीज है। देखें, बिल्कुल हमें यहाँ इस मुल्क के अंदर पेट्रोल पे भी सियासत हुई, पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दी गई जबकि हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं। एनर्जी के ऊपर सियासत होती रही है कि एनर्जी प्राइसेस जो हैं हम उस पर सब्सिडीज देना शुरू कर देते हैं। सर्कुलर डेट को हम जो है वो 1100 अरब से हम चंद सालों में 2500 अरब पे ले गए। तो ये चीजें जब रुकेंगी और आपकी एक सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल की तरफ आप जाएंगे तो फिर हकीकी मानों में जो तरक्की आप अचीव करेंगे उसका नतीजा जो है वो अवाम पे पहुंचेगा। ये जो महंगाई का तूफान है ये इसी वजह से है कि आपने मसनूई तौर पे ग्रोथ की, जहां आपके जो खसारे थे वो रिकॉर्ड खसारे थे, टैक्स कलेक्शन आपकी की नहीं, और फिर उसके नतीजे में जो महंगाई का। तो मैं समझता हूं अवाम को ये समझना होगा कि जो हुकूमत आखिर में सख्त फैसले कर रही है जो कि बज़ाहिर नजर आता है कि महंगाई लेके आएंगे, वो असल में उनके मुफाद के फायदे। ठीक, असल में यानी हमें थोड़ा सा सब्र के साथ, सब्र आजमा तरीके से एक मुनज़्ज़म कौम की तरह इंतज़ार करना होगा कि हमारी मैशत मजबूत हो, मुस्तहकम हो, ताकि इसका जो फ़ायदा है आम आदमी तक ट्रिकल डाउन हो। खाकान साहब, 3-4 बड़े चैलेंजेस हैं हुकूमत ने जो IMF को यकीन दहानियाँ कराई हैं, लेटर ऑफ इंटेंट पे भी कहा जा रहा है कि साइन हो गए। एक तो ये कि एमनेस्टी अब कोई नहीं दी जाएगी अगले 9 महीनों में, तजारत पर अगर कोई पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाए जाएंगे। ये तीनों काम जो हैं वो कैसे होंगे? बल ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं $4 अरब हैं तकरीबन हमारे पास, इन पैसों के बाद कुछ उसमें इजाफा और हो जाएगा। ये वो जो तकरीबन $13-14 अरब की रिक्वायर्ड एक शर्त तो नहीं है लेकिन एक बेंचमार्क है। ये सारे शर्तें, सारे जो मामलात हैं ये कैसे होंगे चंद महीनों में? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जैसे ही $1 अरब अगर मेरा ख्याल है 15 जुलाई तक पाकिस्तान को क्रेडिट हो जाएगा तो $2 अरब सऊदी अरेबिया, $1 अरब UAE और $1 से $2 अरब मल्टीलैटरल्स। सो अगर आप इस सब को भी पुट टुगेदर करें और ये सब कमिटमेंट्स वाकई पूरी हो जाएं, और मुझे कभी उम्मीद है कि हो जाएंगी। सो $1 अरब यहाँ से आपको मिल जाना चाहिए। कुछ पेमेंट्स जुलाई अगस्त में होनी है। सो नेट ऑफ नेट जो स्टेट बैंक के ज़खायर हैं जहाँ पे खड़े हैं, इससे काफ़ी हद तक आपको एक बेहतरी दिखाई देगी। सो दैट विल बी अ पॉजिटिव। इसी तरह ये कंटिन्यू करेगी चीज़। आपके पास $9 अरब के प्लेजेस हैं जो आपको प्रोजेक्ट लोन्स में किए हुए हैं जेनीवा के, आप उनको इनकैश कर सकते हैं। सो यू नो दिस इज द ईजियर पार्ट। या द डिफिकल्ट पार्ट इज कि जैसे ही आप अपनी इंपोर्ट्स खोलते हैं, जो कि आपको खोलनी पड़ेंगी क्योंकि आप WTO में भी हैं और आप IMF के प्रोग्राम में भी हैं, तो ऑब्वियसली एक प्रेशर बिल्ड होगा, तो आपको अपने रिजर्व्स की पोजीशन को स्ट्रेंथन्ड रखना पड़ेगा। ये चैलेंज जो है अगले 12 माह में तारिक साहब जा नहीं रहा है। ये कंसिस्टेंट है। $23 अरब पाकिस्तान को अगले 12 माह में चाहिए हैं। $13 अरब के अगर मैं रोल ओवर भी निकाल दूं तो $10 अरब नेट चाहिए, यानी कि $4 अरब पे रखने के लिए $10 अरब चाहिए यहाँ से। सो ये पैसे का कंसिस्टेंट चैलेंज रहेगा। इंपोर्ट्स खुलेंगी तो एक करंट अकाउंट का खसारा भी साथ आएगा। सो अगर 3-4 अरब वो डालें तो $14 अरब इकट्ठे करने। IMF विल बी ऑफ हेल्प टू गेट दिस डन। सो ये तो पहली बात है। एमनेस्टी देनी चाहिए ही नहीं जी। ये कैसे हो सकता है मैं 20% टैक्स दूं और कोई और जो है वो 2% पे कर ले? सो वो तो एक अच्छा कदम है। IMF ने भी ठीक किया, आपने भी उसको होता ये है कि इस बात की हर कोई सपोर्ट करता है, लेकिन आखिर में सियासी प्रेशर में आके वो एमनेस्टी दे दी जाती है और वो जो उसी पर पड़ता है वो जो 20% देता है, बाकी किसी पर नहीं पड़ता। तो ये मुश्किल काम होता है। बट ये दौर गुजर गया एमनेस्टीज का। ट्रस्ट मी, आई डोंट थिंक अब ये होने जा रहा है पाकिस्तान में। अब जो काम भी है हमें उसको जरा आगे बढ़ते हैं मलिक बोस्तान साहब की तरफ। मलिक साहब, मैंने कई दफ़ा आपको बोलते सुना, आप एक बड़ी अजीबोगरीब बात करते हैं जी कि अगर शनाख्ती कार्ड की शर्त ख़त्म कर दी जाए, ये जो एक्सचेंज का कारोबार है, तो आप बहुत बड़ी अमाउंट बताते हैं कि वो पाकिस्तान में ढेर लग जाएंगे।
ये अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ कि एक तो शर्त आप क्यों ख़त्म करना चाहते हैं, दूसरा वो ढेर जो है वो कहाँ से आएगा, क्या पाकिस्तान में छुपा हुआ है, कहीं लोगों ने छुपाया हुआ है और वो इसके बाद निकल आएगा, और अगर छुपाया हुआ है तो फिर तो ये गैर कानूनी काम है, तो गैर कानूनी काम को सपोर्ट क्यों किया जाए, इसकी ज़रा वज़ाहत कीजिएगा। बिल्कुल कोई गैर कानूनी काम नहीं है, बिल्कुल कानूनी काम है। लोगों को पता नहीं है, हमारे लोग जो हैं वो आईडी अपनी देना नहीं चाहते, केवाईसी कराना चाहते हैं। और फेडएफ का जो लॉ है, मैंने बाकायदा ये सेनेट में कौमी असम्बली में साहब डार साहब को ये रूल बताया फेडएफ का, तो उसमें रूल ये है कि हर सेंट्रल बैंक $15,000 तक और 15,000 कोई भी अपना कोई अगर डॉलर बेचने आता है, यानी कि खरीदने नहीं बेचने आता है, तो उसकी आप केवाईसी कर सकते हैं और आईडी के बगैर, और आईडी की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी हुकूमत ने बेवकूफ़ी ये की, अपने पाँव पे समझो कुल्हाड़ी मार ली, उन लोगों से भी आईडी मांगती है जो $1 फरोख्त करने आते हैं। भाई कोई अपना सरमाया अगर लेके आ रहा है, पाकिस्तान के सिस्टम में आ रहा है पैसे, उसको आने दो, गैर कानूनी भी नहीं, केवाईसी तो वो करा रहा है। आईडी से लोग, हालांकि बाहर मुल्क में आईडी मांगी भी नहीं जाती है, पाकिस्तान बैन मुल्क है जिसमें वीडियो भी बनाई जाती है, 6 महीने का रिकॉर्ड भी रखना चाहता है, बायोमेट्रिक भी कराया जाता है, तो इससे लोग घबराते हैं कि वो हमारे FBI वजूहात कुछ और भी है ना, वो कुछ और पाबंदियाँ थी, कुछ और रिस्ट्रिक्शंस थी इंटरनेशनल लेवल पे, आपको पता है कि वो किस वजह से है फिल्में बनती हैं, किस वजह से ऐसी कोई पाबंदी, मैं खुद फेडएफ से मिला, IMF से मिला और मैंने लॉ का हवाला दिया है, मैं कोई ऐसे तो नहीं कर रहा, मैं सेनेट में बैठ कर अगर कोई बात करता हूँ तो उसके बाद पूरा मेरे पास प्रूफ होता है, मैंने वो प्रूफ भी उनको दिया है, सेनेट के जो सलीम मांडी वाला साहब है। तो ये हमने खुद पाबंदियाँ साफ साफ पाबंदियाँ लगाएंगे तो यही रिजल्ट निकला, तो लोग फ्री मार्केट से ब्लैक मार्केट में चले जाएंगे, तो इसलिए उनको आपको रास्ता देना होगा। वो केवाईसी तो करा रहे हैं, और फेडएफ भी केवाईसी कहते हैं, वो ये तो नहीं कहते कि आईडी लाजमी ले लोगों से। ठीक है, राणा साहब के ब्रेक से पहले वक्त है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि पिछला जो टारगेट था हमारे, ज़्यादा सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे रेवेन्यूज़ पर, तो टारगेट था तकरीबन 7200 अरब का, वो पूरा नहीं हुआ और हालांकि रिवाइज़ भी किया। अब जो अगला बजट है उसमें 9415 अरब का हमें जमा करने हैं रेवेन्यूज़, तो ये चैलेंज जो है, 1 महीना आपका है, चंद महीने फिर उसके बाद निगरान हुकूमत के होंगे, और फिर जो नई हुकूमत आएगी उसके पास भी 5-6 महीने होंगे अगले माली साल से पहले। तो ये 3 हुकूमतों की तब्दीली जो है वो इस टारगेट को पूरा कैसे करेगी, और आने वाले साल में फिर हम कैसे पूरा कर सकेंगे वो सारे प्लेजेस, वो सारे जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा कैसे करेंगे? आप ठीक कह रहे हैं, ये एक चैलेंज है कि 3 फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं इस फाइनेंशियल ईयर को देखेंगे, और सबका यही किरदार होना चाहिए कि इस टारगेट को मीट करें। पिछला टारगेट क्यों नहीं मीट हुआ था? वो इसलिए नहीं हुआ था कि आप इंपोर्ट कंप्रेशन कर रहे थे, जिसकी वजह से इंपोर्ट साइड पे जो टैक्स कलेक्शन होती है उसमें कमी बाकी हुई, लेकिन उसके अलावा सारे टारगेट आपने ना सिर्फ मीट किए बल्कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस FPR की रही। तो इंशाल्लाह इस दफा जो IMF का मुआहदा है और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब इनफ्लोज जो आगे आएंगे, हमें उम्मीद है कि इंपोर्ट कंप्रेशर खुलेगी, और अब तो IMF भी यही कह रही है कि वो आपने सारी पाबंदियां उठानी है। तो फिर ये जो टारगेट है ये इन्फोर्समेंट के जरिए, और जो है जो इन्फ्लेशन और ग्रोथ रेट की जो प्रोजेक्शन है उसके तहत ये एक अचीवेबल टारगेट है, रियल टारगेट है, इसको हम अचीव करेंगे। और देखें, जो ज्यादातर जो पार्टीज अभी हुकूमत का हिस्सा हैं वो मिसाक मईशत की बात कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि कोई भी हुकूमत अगर इस कोalition से ही आती है, या वो जो भी फॉर्मेशन होती है उस हुकूमत की, उसके अंदर इम्कानात यही है कि वो हुकूमत भी मिसाक मईशत के ऊपर बिलीव करती है, उस पर इंदिया रखती है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि जो जमातें इस अभी पिछले चंद अरसे में जो फैसले किए वो बड़े रिस्पॉन्सिबल फैसले थे, तो ये आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ बुनियाद है इस चीज की कि इस टारगेट को मीट, और ये बड़ा जरूरी है। देखें, मैं समझता हूँ कि ये IMF का मुआहदा जितनी मुश्किल से हुआ है, जो एक बड़ी टफ नेगोशिएशन के तहत आप इस मुआहदे पे पहुंचे, तो ये सबकी जिम्मेदारी है हमारी, जब तक हम हुकूमत में केयर टेकर, उनकी और फिर आने वाली हुकूमत की, कि इस मुआहदे को हम मुकम्मल करें, ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट को हम फुलफिल करें, इसको कामयाब करें। ठीक है, ब्रेक लेनी है जो है जी, हमने ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद हमारा जो आखिरी सेगमेंट होगा उसमें बात करेंगे कि जो चैलेंजेस हैं उस पर काबू पाने के लिए क्या एक सियासी इस्तेहकाम जो है वही सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है, या कुछ और चीज़ें भी, कुछ और लवाजमात भी हमें चाहिए। और फिर ये कि जो करेंसी का जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ क्राइसिस आता है कि बड़ी तेज़ी से फ्लक्चुएशन आती है, उस पर काबू पाने के लिए तजवीज़ क्या है? ज़ाहिर तजवीज़ के बगैर सारी तजवीज़ें जो हैं वो सियासतदानों के पास
एक्सपर्ट्स के पास भी कुछ होती हैं, कुछ लोग जो फील्ड में मौजूद होते हैं उनके पास भी होती है, तो उनसे पूछेंगे कि वो कैसे सस्टेन करें उसको। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। खाकान साहब, ये जो बात मैं कर रहा था राना साहब से कि चैलेंजेस ये हैं कि 3 हुकूमतें तब्दील होनी है अगले 9 माह में, और 9 माह का पीरियड है हमारे पास, यानी मार्च में अगले साल हमने ये प्रोग्राम जो है ख़त्म भी होना है। इस दौरान सोचना है कि रिव्यू में जाना है, नए प्रोग्राम में जाना है, नहीं जाना है, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं उनको पूरा करने के लिए जो सबसे बड़ा जो लोग इंग्रेडिएंट कहते हैं वो कहते हैं कि वो इस्तेहकाम होता है, पॉलिटिकल इस्तेहकाम। लेकिन इन 9 महीनों में इतनी तब्दीलियों से हमें इस्तेहकाम नज़र नहीं आता प्रैक्टिकली, तो फिर कैसे मुमकिन हो पाएगा ये सारा कुछ? सो आपने एक बहुत अच्छी बात सामने रखी है। एक तो ये है कि पॉलिटिकल ऑब्वियसली स्टेबिलिटी जो है वो एक मेन इंग्रेडिएंट है, बिकॉज उसका एक बहुत बड़ा जिसे कहेंगे कॉरिलेशन है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से। इसके तो इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती। बट आई थिंक पाकिस्तान और इंडिया का जो मसला है ना वो एक्चुअली इससे ज़रा डीपर है। अगर कोई चेंज इन 2 ममालिक में आया है, या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हमारी तरह की हैं, चाहे वो रन हो रहा हो साउथ कोरिया में, ये अगर आप इन ममालिक में देखें ना तो इट इज़ नॉट ओनली द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विच हैज़ मेड दैट चेंज हैपन। आई थिंक कि जो मिसिंग लिंक है ना पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान 22 IMF के प्रोग्राम आखिर कर क्यों नहीं पाता? क्या कोई हुकूमत चाहती है कि करे ना? आप एनर्जी का जो सर्कुलर डेट है वो 100 से लेके क्यों ले आए हैं 2600 अरब पे? क्या हर हुकूमत ये चाहती थी कि ऐसा होता रहे? कतई तौर पे नहीं। और मैं इन सब दोस्तों के साथ काम करता हूँ, चाहे वो PPP हो, PMLN हो, PTI हो, बिकॉज यू नो वन ट्राइज टू बी प्रोफेशनल अबाउट थिंग्स। ये रियली जो फुकतान है ना तारिक साहब, और ये मेरी गुजारिश है सबसे कि ये तय कर लें कि ये कॉम्पिटेंस का फुकतान है। पाकिस्तान इज इन अ सीवियर HR क्राइसिस, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। आप अगर करना भी चाहें ना आज प्राइवेटाइजेशन, आप यकीन करें आप नहीं कर सकते। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये सर्विसेज इंटरनेशनल लाहौर में एक हमारा इन्होंने किया, PTI के दौर में इन्होंने इसको प्राइवेटाइज किया, आज तक ट्रांसफर नहीं हो सका। वो उसमें रुकावटें आ जाती हैं, सियासी रुकावटें आती हैं हमेशा। वो जब फैसले हो जाते हैं तो फिर बीच में अमल दरामद नहीं हो पाता। ये ठीक कह रहे हैं आप। बिकॉज हमारी स्टेट जो है ना वो आज के जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना इश्यूज के, वो गियर्ड ही नहीं है उनको सॉल्व करने को। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ। और अब दूसरी बात यह है कि ये क्लैरिटी तब आएगी। देखें, अब पहले अगर मैं पिछले 14-18 वहाँ से ये कह रहा हूँ IMF, अब लेट मी गिव यू कि अगले 9 माह जरा वाइंड अप कीजिएगा क्योंकि वक्त मेरे पास कम है। मैं चाहता हूँ बाकी 2 साथियों से भी बात कर लें। ठीक। पाकिस्तान को डेट रीप्रोफाइलिंग पे काम करना है। पाकिस्तान को एक टीम पुट अप करनी है जो इस SBA को कंप्लीट कर सके। ये आप कैसे सोच सकते हैं कि जो स्टैंड बाय 9 महीने का अरेंजमेंट है वो हो जाएगा जबकि पिछला नहीं हुआ। फिर पाकिस्तान को, और ये मैं आज से कह रहा हूँ, एक्सटेंडेड फंड का एक नया प्रोग्राम जिसको EFF कहते हैं उसकी तैयारी करनी है। जरा खाकान साहब चूँकि आगे बढ़ना, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जरा मलिक साहब आपसे पूछना चाहता हूँ 2 बातें। मौजूदा सूरत हाल में IMF के साथ इस एग्रीमेंट के बाद कॉन्फिडेंस आया मार्केट में, ज़रा प्रेडिक्ट कीजिएगा एज एक्सपर्ट के कहाँ तक जाएगी नेचुरली जो डॉलर की कीमत क्या होनी चाहिए, और आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कहाँ तक जाएगी? चूँकि इससे पहले भी एक दफ़ा चंद माह पहले 20 से 25 रुपये का फ्लक्चुएशन आया था, लेकिन फिर बात वहाँ पर पहुँच गई। तो 70 पे आएगा, 50 पे आ सकता है, 60 पे आ सकता है, क्या होगा आने वाले दिनों में? देखिए, पहले 255 से कम होकर 195 पे चला गया था, और उसके बाद इंटरबैंक सैलाब आ गया। सैलाब ने हमारी मैसेज को पूरी को बहा के ले गया और सारे IMF प्रोग्राम भी अवेल नहीं हो सका। तो ये डिफॉल्ट की खबरें शुरू हो गई, और इसके साथ ही सियासी जिसकी वजह से रुपया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल का शिकार हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ जो बातें आपने पूछा है ना, इसको मुस्तहकम कैसे रखा जाए और उसके लिए क्या ऐसे स्टेप उठाए जाएं कि रुपया सप्लाई बाहर है डॉलर की और डॉलर की डिमांड को मीट किया जाए। तो हुकूमत ने 3-4 स्टेप ऐसे उठाए हैं जो कि इन फ्यूचर है पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट करेंगे रुपये को। पहले तो ये है कि डायमंड कार्ड उन्होंने ओवरसीज के किए हैं, और $50,000 वाला कोई इतनी बड़ा अमाउंट नहीं है कि भाई ओवरसीज पाकिस्तानी ना भेज सके। इस तरह स्पेशल काउंसिल, इकोनॉमिक काउंसिल बनाई गई है फैसिलिटेशन, तो ये बहुत बड़ा $112 अरब का है। तीसरा CPEC पहला फेज मुकम्मल हो गया। चाइना ने जो स्पीड है उसने SNM को CPEC हीरो करार दिए जो मुतमिन है, और सेकंड फेज के लिए वो तैयार है। $60 अरब के जल्द मायदा दोबारा होने वाला है। तो इस तरह हुकूमत ने सेंट्रल एशिया से सस्ती गैस का मायदा किया है जो कि यहाँ से यूरोप को भी सप्लाई की जाएगी, और इस तरह बॉन्डेड वेयर हाउस बनाए ऑयल के लिए खुली मार्केट से
जितनी ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री या ट्रेडर है वो पाकिस्तान में अपने बॉन्डेड स्टोरेज बना सकेंगे। उससे ये है कि जो माल स्मगलिंग होकर आता था वो अब डायरेक्ट पेट्रोल पंपों में मिलेगा, उसका रेट भी कम होगा। आपको लगता है कि ऐसे इकदाम हालिया तौर पर हालिया दिनों में हुकूमत ने किए हैं जिससे आने वाले दिनों में इसको फ़ायदा हो सकता है? अरे चूँकि चंद मिनट बाकी हैं तो राणा साहब से पूछ रहे। राणा साहब, एक खबरें जो है ना बड़ी अजीबोगरीब आ रही हैं। कोई कहता है कि 24 अरब डॉलर का जो है ना वो प्लेज कर लिया है फ़लाँ मुल्क ने, कोई 22 अरब डॉलर की बात कर रहा है, कोई जो है 46 अरब डॉलर की बात कर रहा है। तो ये सारी बातें आप चूँकि हुकूमत बैठे हैं, फिक्शन है, इनमें रियलिटी कितनी है और ये कैसे आएगा एक ऐसी हुकूमत के पास जिसकी काउंटडाउन शुरू हो चुकी है? अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर कर लें तो 1 महीना या 12 या 13 दिन बाकी हैं। तो इस तरह की खबरें जो हैं वो कहाँ से आ रही हैं, इनमें रियलिटी कितनी है? चले आप ये बता दें। देखें, एक मुल्क ने 10 अरब डॉलर जो है रिफाइनरी के अंदर इन्वेस्ट करने की ख्वाहिश का इजहार किया, बल्कि एक दफ़ा नहीं बहुत बार किया। तो इसी तरह ये तो राणा साहब जो हमारे फॉर्मर हुकूमत थी ना, उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो गए थे सऊदी अरब के दौरे पर, तो उस वक्त ये एक एग्रीमेंट हुआ था, MOU साइन हुआ था कि बहुत बड़ी रिफाइनरी बनेगी। ये उसी की बात कर रहे हैं। वो इंटरेस्ट मौजूद है ना जी। ठीक, वो UAE के अंदर भी जो है वो मल्टीपल जो दौरे वजीर आजम ने किए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, कतर में, और ये जो GCC के मुमालिक हैं, उन्होंने बड़ी चीजों में इंटरेस्ट है उनका पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आ नहीं पाती क्योंकि यहाँ चीजें बड़ी स्लो मोशन में चलती हैं। तो ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है, ये एक कह लें कि हेल्प डेस्क है जो एक्सपेडाइट करेगा सारे मामलात को। ब्यूरोक्रेसी के अगर हर्डल्स हैं, अगर वो इंटर गवर्नमेंट के हर्डल्स हैं, और ठीक है आपकी बात कि हमारा टेन्योर जो है वो कम है, हम तो अभी इख्तिताम पजीर है ये हुकूमत, लेकिन ये SIFC एक सेक्रेटेरिएट की जो है वो शक्ल इख्तियार करके आगे चलेगा। इसके अंदर शख्सियतें नहीं हैं, जो उसका फॉर्मेट है उसके अंदर अगली हुकूमत जो आएगी वो भी इसको आगे लेके कंटिन्यूटी को इंश्योर किया जाएगा उसमें। जी बिल्कुल। आखिरी मिनट है, एक पीस ऑफ एडवाइस खाकान साहब आपकी तरफ से, 1 लाइनर। अब क्या करना है अगले आने वाले दिनों के? क्या केयर टेकर हुकूमत को भी जाना पड़ेगा किसी रिव्यू के लिए, या अब दिस इज़ फाइनल? आई थिंक अभी 2 रिव्यूज़ और होंगे जब ये IMF का प्रोग्राम चलेगा। सो केयर टेकर को भी बिल्कुल एडहियर करना चाहिए। बजट में भी जो एनर्जी पे भी बात हुई है, मॉनेटरी पे भी, और जो हमारी एक्सपेंडिचर्स हैं उस पे भी, ताकि इस प्रोग्राम को कंप्लीट करें और नए प्रोग्राम की तैयारी करें। और आने वाली हुकूमत को ये तैयारी करके आनी है कि बिजली का, एग्रीकल्चर का, मैन्युफैक्चरिंग का और टैक्स का क्या करना है। ठीक जी, बहुत शुक्रिया जनाब राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर बराए इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, डॉक्टर खाकान नजीब साहब माहिर माशियात और फॉर्मर एडवाइज़र टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और जनाब मलिक बोस्तान साहब एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के चेयरमैन। आप तीनों ने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन से, अपने एनालिसिस से, अपने तजर्बात से हमारे नाज़रीन को नवाजा। ये था आज का शो। अपने मेज़बान तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।